जो है प्रकाश का परावर्तन बताया गया था, उसमें 1-2 न्यूमेरिकल्स आपको तरीके बताए गए। वो न्यूमेरिकल्स जो है आपको उसी बेस पर आपको एनसीईआरटी किताब जो सरकारी चल रही राजीव प्रकाशन की, तो उसमें साइंस के क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रकाश के परावर्तन पे, तो उस पर आपको स्वयं हल करना है। तरीके एक सब बता दिए गए हैं, उसी तरीके पर आपको उसको हल करना है। जहाँ पर ना समझ में आए तो आप उस क्वेश्चन को आप बताइए लिख करके, उसको फिर अगले जो आपका टर्न पड़ेगा उसमें वो बता दिया जाएगा। ठीक है। अब आपको देखिए इसमें एक सवाल रह गया था कि जैसे मान लीजिए एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो प्रतिबिंब की दूरी, आकार और स्थिति ज्ञात करना है और किरण आरेख भी बनाना है। किरण आरेख, ठीक है। किरण आरेख कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आपको ये सवाल जो है ये भी इस तरीके का भी एक आता है एनसीईआरटी पे। तो आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले अवतल दर्पण है तो इसमें इसको आप लिख लेंगे एफ, फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं। कितना लिखेंगे? 15 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण है तो -15 लिखेंगे, उत्तल दर्पण होता तो +15 लिखेंगे। फिर इसके बाद वस्तु 30 सेंटीमीटर, वस्तु को किससे लिखते हैं? यू से। यू कितना है? 30। ये होता है माइनस में, चाहे जहाँ पर हो, उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, उत्तल लेंस हो, अवतल लेंस हो, कोई भी हो, क्योंकि वस्तु को सदैव बाईं ओर रखते हैं, इसलिए उसमें जो है यू का मान सदैव माइनस पे ही रहता है। ठीक है। फिर इसके बाद ओ दिया है वस्तु की लंबाई, ओ बराबर होता है 2 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है? प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, और प्रतिबिंब का आकार यानी आई पूछ रहा है। ठीक है। तो करना क्या है कि आपको सबसे पहले फार्मूले पे आना है। दर्पण सूत्र क्या बताया गया? चाहे उत्तल दर्पण का हो चाहे अवतल दर्पण का हो, दोनों का सूत्र एक ही होता है। तो उसमें क्या करेंगे? 1/f बराबर 1/b + 1/u, ये दर्पण सूत्र बताया गया था। अगर फोकस निकालना है तो यही सूत्र रख देंगे, लेकिन जब प्रतिबिंब निकाला जाता है तो फार्मूला को या सूत्र का क्या कर देते हैं? पक्षांतर कर देते हैं। तो जब b निकालना हो तो b को इधर ले आएंगे, 1/f b की जगह पर आ जाएगा, 1/b की जगह पर 1/f आ जाएगा, क्योंकि 1/b इधर ले आए हैं आप। फिर यहाँ पर माइनस कर देंगे, क्योंकि ये पक्षांतर किया है तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा? -1/u। अब इसके मान रखेंगे, f कितना है? -15 है। फिर यहाँ पर माइनस है, u कितना है? -30। फिर एलसीएम लेंगे तो 30 ही आएगा, क्योंकि इससे भाग चला जाएगा तो 15 दूनी 30, 2 बार जाएगा तो माइनस का 1 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है। फिर इसमें क्या आ गया? 1 बार जाएगा, प्लस का 1 है और माइनस के 2 हैं, तो आएगा क्या? माइनस का 1। ठीक है, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है, बटे 30। अब तो 1/b बराबर -1/30 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा? -30 सेंटीमीटर। ये हो गया प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति का मतलब होता है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना, प्रतिबिंब का मान निकालना है। तो प्रतिबिंब कितने पे बन रहा है? 30 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। फिर इसमें पूछ रहा है कि प्रतिबिंब का आकार, तो आपको एक आवर्धन का सूत्र बताया गया था, m बराबर I/O बराबर B/U। तो यहाँ पर m बराबर नहीं रखना, आपको I/O, ये प्रतिबिंब का आकार निकालने के लिए है, बराबर -B/U। I पूछ रहा है, I क्या है? प्रतिबिंब का आकार है, O क्या है? वस्तु का आकार है, और ये क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है, और ये वस्तु की लंबाई। इसके अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। I हो गया, O कितना दिया है? देखिए 2 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ ये ध्यान रखना होता है कि वस्तु सदैव क्या होती है? सीधी रखी होती है, तो उसका मान प्लस पे ही होता है। वस्तु जो है इस तरह रखी होती है, उल्टा नहीं रखी होती। जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, तो वो माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये माइनस में नहीं आएगा, आई जो है माइनस पे आएगा अवतल दर्पण में। ठीक है। ओ का मान सदैव प्लस पे रखेंगे, तो ओ कितना है? 2 सेंटीमीटर बराबर माइनस बी कितना आया? देखिए यहाँ -30 सेंटीमीटर।
तो -30, फिर u कितना है -30, दोनों का मान -30 -30 होगा। अब ये देखिए ये माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, और एक बार जाएगा 30 सेकंड 29, तो ये बचा क्या, -1 बचा, ठीक है। फिर इसका आप देखिए I/2 बराबर 1/-1 -1 ही बचा, ठीक है। अब -1 बचा तो इसका गुणा हो जाएगा 2 में, तो I बराबर क्या हो जाएगा, -2 सेंटीमीटर। अब देखिए सबसे अच्छी पहचान, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई। अब देखिए दोनों का आकार, वस्तु कितनी है 2 सेंटीमीटर, वो कितना है 2 सेंटीमीटर, और आई कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, लेकिन वो प्रतिबिंब क्या है उल्टा बन रहा, तब वो माइनस में आया, ठीक है। अगर सीधा बन रहा होता, बराबर बन रहा होता, तो वो समतल दर्पण में होता। अवतल दर्पण में बराबर और उल्टा जो है बनता है किसमें, अवतल दर्पण में। तो इस तरह देखिए ये बन गया आपका -2 आया, आई बराबर -2 सेंटीमीटर, उल्टा है इसलिए माइनस में आया। फिर इसका, अब ये तो फार्मूले से सवाल लग गया। इसके बाद जो है किरण आरेख कैसे बनाते हैं, तो किरण आरेख बनाने के लिए जब भी सवाल लगाइए साइड में पहले लिख लीजिए क्या क्या मान दिए हैं, तब तो आप सरलता से लगा लोगे। और वहाँ पर एक चीज़ का बस विशेष रूप से इन पाठों में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि माइनस और प्लस का विशेष ध्यान रखना है। अवतल दर्पण है तो सभी मान माइनस में होंगे, उत्तल दर्पण है तो सभी मान माइनस पे नहीं होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना। अब इसमें करना क्या है, किरण आरेख बनाना है तो अवतल दर्पण बनाएंगे। अब यहाँ से आप ध्रुव ले लेंगे, ध्रुव से मुख्य अक्ष ले लेंगे, ध्रुव है आपका P। अब ध्रुव से वस्तु कितनी दूरी पर रखा है, तो मान लीजिए ये फोकस है, ठीक है, और यहाँ पर फोकस दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 सेंटीमीटर आपने फोकस दूरी रख दी। बाईं ओर है देखिए माइनस में रखा है, फिर U कितना है 15 दूनी 30, यानी इस पे आएगा वक्रता केंद्र पर, यहाँ पर कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से ध्रुव से लेकर यहाँ तक कितना है 30 सेंटीमीटर, और वस्तु की लंबाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, इस तरह रख दीजिए। अब यहाँ पर ये किरण इस पे आपतित होती है, एक फोकस से जाती है, फिर दूसरी किरण फोकस से जाती है, ठीक है, और ये जाने के बाद फिर यहाँ पर आकर के इस पे मिल जाती है, इस तरह कट जाएगा, फोकस से इस तरह काट देना है, दोनों किरणें फोकस से जाएंगी, ये फोकस। अब देखिए ये देखिए इसकी भी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कितने पर बन रहा है देखिए 30 सेंटीमीटर पर, ये कितना है 30 सेंटीमीटर, ये प्रतिबिंब है उल्टा बना हुआ है। देखिए बराबर दूरी पर बन रहा है, तो जब बराबर दूरी पर बनता है तो होता है वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, लेकिन उल्टा बनता है। बराबर बन रहा होता, अगर उल्टा ना होता सीधा होता तो समतल दर्पण में बनता है, बराबर वस्तु के बराबर, वो भी आभासी, सीधा है तो आभासी, उल्टा है तो वास्तविक होता है। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आता है, इसके आधार पर इस तरह किरण आरेख आपको पेंसिल से खींचना है, नाप करके खींचना है। फिर इसके बाद अब देखिए इसके बाद आता है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, देखिए जब कोई प्रकाश किरण, प्रकाश का परावर्तन आप पढ़ चुके हो, इसके बाद आप पढ़ोगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन में होता है जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मतलब कोई प्रकाश, ये आपका एक माध्यम, प्रकाश किरण इधर से आई और यहाँ से आने के बाद यहाँ टकराई, टकराने के बाद अपने मार्ग से विचलित हो गई, ठीक है, तो मार्ग से निकल गई। उसमें क्या थी, वो वापस चली जा रही थी, जैसे प्रकाश किरण आई और टकरा करके वापस, क्योंकि एक तरफ कलई पुती होती है। इस अपवर्तन किस में होता है, पारदर्शी माध्यम में। परावर्तन किस में होता है, अपारदर्शी माध्यम में। तो जब कोई प्रकाश किरण, ये मान लीजिए दो ही माध्यम होते हैं, एक विरल माध्यम होता है और एक सघन माध्यम होता है, ठीक है। विरल माध्यम क्या कहते हैं, जिसमें कण जो हो, गैसों के, वायु के कण दूर दूर होते हैं। जैसे वायु, तो उसमें क्या है, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं लेकिन अलग अलग कण हैं, तो उसको हम कहते हैं विरल माध्यम। जैसे कांच है, तो कांच क्या हो गया आपका, सघन हो गया, उसमें कण क्या है, पास पास में, ठीक है। तो वायु के सापेक्ष कांच का, तो ये मान लीजिए कि ये आपका विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। ये क्या है, वायु है विरल माध्यम, और ये क्या है, सघन माध्यम में कांच है। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब सीधे ना जा करके
या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब से दूर हटती। तो जिस बिंदु पर मतलब ये किरण आपतित होती, उस बिंदु पर खींचा गया लंब वो क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। ये है अभिलंब और ये है मुख्य अक्ष M1 और M2। ये क्या है? पारदर्शी माध्यम है, इसमें कलई नहीं पुती हुई। ये प्रकाश किरण आपतित होती है, अब जिस बिंदु पर आपतित होने के बाद सीधे निकल जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। एक होता है, देखिए ये क्या है, जो किरण आकर के टकराती है मुख्य अक्ष पर तो वो किरण कहलाती आपतित किरण, और टकराने के बाद जो किरण सीधे निकल जाती है या विचलित हो जाती है उसको कहते हैं अपवर्तित किरण। परावर्तित नहीं बोलते, अपवर्तित, क्योंकि अपवर्तन पढ़ रहे हैं। अपवर्तित किरण 10-50 ठीक है। और इसके बीच बना कोण, इसके बीच जो बना कोण होता है आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण, इसको हम साइन आई से लिखते हैं। फिर इसके बाद बना जो बीच कोण होता है यानी अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना जो कोण होता है इसको कहते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, इसको हम साइन आर से लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अब इसके दो नियम हो जाते हैं इसी के आधार पर। देखिए, अगर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है, मतलब ये सीधे ना जा करके अभिलंब की ओर तिरछा झुक जाएगी, इधर की ओर। ये अभिलंब है, इसकी ओर झुक जाएगी। कब? जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी। लेकिन जब कोई प्रकाश किरण, ये मान लीजिए सघन माध्यम हो, कांच हो गया, और ये आपका विरल माध्यम हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, मतलब इधर की ओर चली जाती है, मतलब सीधे ना जा करके अभिलंब से दूर हटती है। उसको हम अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अगर सघन से विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो इस घटना, क्योंकि यही घटना आपका अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन के दो नियम हैं। एक तो पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया क्या होता है? लंब अभिलंब कहलाता है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, मुख्य अक्ष पर होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। तो n बराबर होता है साइन आई अपान साइन आर। साइन आई क्या है? आपतन कोण की ज्या, और साइन आर क्या है? अपवर्तन कोण की ज्या। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। और ये जो अपवर्तनांक होता है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, तो उसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया बेटा? तो ये अभी आपको अपवर्तन का नियम बताया गया है, अपवर्तन के दोनों नियम बता दिए गए हैं। अब इसके बाद आपको इसमें कुछ संबंध होते हैं, जैसे क्रांतिक कोण, कोण आंतरिक परावर्तन, तो ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।